Thank today and who has taken the time out to be with us. And also thank you for preparing and letting me present this webinar on a topic which is so pertinent in today's times, like will. Will has always been important, but in today's time, it is all the more important because of the current situation that we are in. The scare, the fear of the coronavirus, the situation with China at the border. Yes, that's up. Karan, can we have it in Hindi, preferably, Okay, so that okay, it is okay, 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 okay. मतलब in तो interactive में हम जी बात जी करते जी हैं, जी जी थोड़ा सा interactive है. ठीक है, Thank you, thank you. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो मैं ये बोल रहा था कि करंट सिचुएशन के हिसाब से विल हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. हमेशा से विल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रही है, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से विल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, विच इज समवॉट अनफॉर्चुनेट, बट इट इज ऑल्सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. तो ये फॉर्चुनेट भी है बिकॉज हमें उस रियलिटी से जुड़ने का मौका मिला है जो सबको अल्टीमेटली द एंड, सबको जाना है इस दुनिया को छोड़ के. इस बात को, सच को हम जितना जल्दी स्वीकार कर ले उतना सबके लिए अच्छा है. एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उस सच के लिए तैयारी करके चले, एंड विल को प्रिपेयर करना उस सच का, उस प्रिपरेशन का ही एक हिस्सा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन प्रिपेयर्स अ विल. यंगस्टर्स हो, एजेड हो, इस सिचुएशन को देखते सबको एक विल बना लेनी चाहिए. एंड विल बनाना कोई मुश्किल नहीं है. इट इज वेरी इजी. इट इज अ सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस विच आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन इन द स्लाइड. तो मैंने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है, just so it is easy for everyone. I'll share that PPT presentation with everyone. I'm unable to share my PPT. Can you look into it? Karan sir, you are the presenter now, so you must be able to share. Okay, okay. I'll just check into it. Earlier I was able to, अब नहीं हो पा रही है somehow. अच्छा. Just give me a second, please. Okay, sure, please. जी, अब मैंने शेयर कर दी है. Can everyone see it? Can everyone see the PPT presentation? Okay, Rohit Arora says yes. I believe everyone can see it. Yeah, everyone can see it. ओके ओके. तो ये मैंने 7 टॉपिक है बेसिकली, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है विल का, उसको कवर करते हैं. अदरवाइज विल इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट विच इज डिफाइंड अंडर मोर देन 100 सेक्शंस अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट. बट बेसिक फॉर कॉमन नॉलेज, फॉर लेमन्स पर्सपेक्टिव, ये 7 टॉपिक है जिससे आपको विल का एक बेसिक्स पता चल जाएगा. सबसे पहले है इंपॉर्टेंस ऑफ विल. व्हाट इज विल, who can execute a will, format and process of executing a will, what can be included in a will, revocation, alteration of will and registration of will. एक एक टॉपिक को मैं एक एक करके चलूंगा क्योंकि मैंने पीपीटी इंग्लिश में प्रिपेयर करी है. आई जस्ट रीड इट इन इंग्लिश एंड उसके बाद मैं उसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे दूंगा. सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ विल. विल क्यों करें? जिस तरह पीपीटी में आप देख पा रहे, लाइफ इज अनसर्टन, इनएविटेबल है, डेथ सबको आनी है. जब डेथ हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टीज है, आपके एसेट्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, अगर आप उसको डिफाइन करके चलेंगे, देन इट विल बी बेटर फॉर योर फैमिली इन द लॉन्ग रन. आपके परिवार में, आपके चाहने वालों में आगे चल के झगड़ा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप विल एक बना ले. यूजली हर फैमिली में डॉटर होती है, सन होता है. सम पीपल वांट टू गिव मोर टू डॉटर, मोर टू सन. इररिस्पेक्टिव, आपको जिसको जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको विल एक बना लेनी चाहिए. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, तब भी आप विल बना ले, क्योंकि उसका एक और पर्पस होता है, लीगल हैसल्स जो होते हैं, इट बिकम्स अ डॉक्यूमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. कभी भी उनको कहीं पे प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करानी है, या बैंक अकाउंट में अपना नाम करवाना है, बैंक अकाउंट के एफडी उन्होंने रिलीज करवानी है, देन will becomes an important document for them. और तीसरा, to fulfill your desires.
अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डिजायर है, लोग इसको इंक्लूड नहीं करते हैं विल में, लेकिन कई लोगों की होती है, जिस तरह मैंने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डोनेट करना है फॉर एग्जाम्पल, और आई वॉन्ट टू हैव माई लास्ट राइट्स इन अ सर्टन मैनर, उसको भी आप अपनी विल में इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट। ये इंपॉर्टेंस है विल की, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, ताकि झगड़े बचाने के लिए, टू प्रिवेंट लीगल हैसल्स एंड टू फुलफिल योर डिजायर्स। नाउ लेट अस गो टू व्हाट इज अ विल। बेसिकली विल होता क्या है? फर्स्ट आई रीड आउट द डेफिनेशन व्हिच इज गिवन अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट। विल जो है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 गवर्न करता है। अच्छा, शुरू में मैं बता दूंगा कि जो मैं विल के बारे में अब बता रहा हूँ, इट अप्लाइज ओनली टू हिंदूज। मोर और लेस द प्रिंसिपल इज सेम फॉर मुस्लिम्स ऑल्सो, लेकिन उनके कुछ अपने पर्सनल लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जिसका आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, सो आई विल नॉट गो देयर। Basically, Muslims can only give one third of their property in will. So there are many more concepts which I am not aware of, so I'll not go into that. ये जो मैं will के बारे में बता रहा हूँ, this is for Hindus. तो Section 2H of the Indian Succession Act 1925, it defines will as a legal declaration of the intention of the testator with respect to his property, which he desires to be carried into effect after his death. अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझे, विल वसीयत क्या होती है? एक लीगल डिक्लेरेशन होती है विच डिफाइंस हाउ यू वांट टू डील विद द प्रॉपर्टी। आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डील करना चाहते हैं, आप उसको कैसे बांटना चाहते हैं अपनी मृत्यु के बाद, दैट इज द विल। पार्ट 6 है, काफी सारे आप देख सकते हैं 57 से 190 तक सेक्शंस है जो इसको डील करते हैं। ज्यादातर सेक्शंस आर how the will is to be interpreted, and in case of confusion what is to be done by the court. So we'll, in for the purpose of today's webinar, we'll not go there. अभी सिर्फ इतना समझना है कि विल होती क्या है। एक डॉक्यूमेंट होनी जरूरी है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओरल विल इन इंडियन सक्सेशन एक्ट। ओरल विल होती है सिर्फ प्रिविलेज केसेस में, वो ज्यादातर लोगों पे अप्लाई नहीं करती है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट होनी जरूरी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हु कैन एग्जीक्यूट अ विल? एवरी पर्सन कैन एग्जीक्यूट अ विल। उसके कुछ क्लॉजेस होने चाहिए, उसकी कुछ, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच नीड टू बी चेक्ड। सबसे पहले तो वो एडल्ट होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। अच्छा, एवरी पर्सन में हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन हो सकता है, वुमेन हो सकती है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, इट कैन इवन बी अ डेफ, डम और ब्लाइंड, जो बोल नहीं सकता। होगा जब हम साउंड माइंड पे जाएंगे। ओल्ड, इनफर्म, फीबल, आप बीमार है, तबीयत खराब है, इवन इफ यू आर ऑन द डेथ बेड, इवन देन यू कैन मेक अ विल। लॉ किसी को प्रोहिबिट नहीं करता, सब विल बना सकते हैं। कंडीशन क्या है? दैट यू हैव टू बी एन एडल्ट। 18 साल की उम्र आप पूरी कर चुके हो तभी आप विल बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक अ विल। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज साउंड माइंड। द पर्सन हैज टू हैव अ साउंड माइंड। साउंड माइंड क्या होता है? कि वो इंसेन नहीं होना चाहिए। अब इंसैनिटी जो है वो, इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ मेडिकल कॉन्सेप्ट। अगर किसी को कोई मानसिक प्रॉब्लम है, जिस तरह आजकल हम सुशांत सिंह राजपूत का देखते हैं, ही वाज, आई डोंट नो इफ ही वाज क्लिनिकली डिप्रेस्ड, बट ही वाज डिप्रेस्ड। जो भी मेंटल कंडीशन है, दैट डज नॉट मेक कि आप विल नहीं बना सकते। विल आप बना सकते हैं अगर आप सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, अगर आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन आपके रिलेटिव्स हैं, क्या आपकी प्रॉपर्टी है, और आप विल बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स दैट यू आर केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग द जजमेंट। दैट मीन्स यू कैन मेक अ विल। इनफैक्ट, अगर एक इंसेन पर्सन है, वो भी विल बना सकता है अगर उसको इंटरमिटेंट इंटरवल्स में इंसैनिटी आती है और बाकी इंटरवल्स में वो ठीक होता है। उस पोजीशन में भी वो विल बना सकता है, उन इंटरवल्स में जब वो ठीक है। तो अगर आप साउंड माइंड के हैं, आप एडल्ट हैं, तो आप विल बना सकते हैं। अब कौन बना सकता है और उसकी कंडीशंस क्या है? इन दो के अलावा और है। वन, विल हैज टू बी वॉलेंट्री। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विल वॉलेंट्री हो, किसी ने आप पे फ्रॉड प्ले करके ना करा हो। फ्रॉड क्या हो गया कि आपसे साइन करवा लिया कागज बना के, आपको बताया कोई और कागज है, थी वो विल, आपने साइन कर दिया, दैट मीन्स इट इज अ फ्रॉड प्लेड ऑन यू। कोर्शन, आपको
कोर्स करा, किसी चीज से आपको डराया धमकाया, आपको कोर्स करा कि नहीं आपको विल बनानी पड़ेगी मेरे फेवर में, इवन देन द विल इज वॉइड। आपने बना दी विल, उसके बाद अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो कोर्शन थी, तो इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उस विल का अगर किसी ने फायदा उठा के प्रॉपर्टी अपने नाम भी ट्रांसफर करा ली है, तब भी अगर बाद में कोर्शन प्रूव हो जाता है, देन द ट्रांसफर इज ऑल्सो वॉइड। वॉइड का मतलब इनवैलिड, कि वो इलीगल है वो ट्रांसफर। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्चुनिटी। कोर्शन और फ्रॉड कम होता है, इम्पॉर्चुनिटी इज वेरी लाइकली इन अ फैमिली सिचुएशन। इम्पॉर्चुनिटी क्या होता है कि आपने किसी को इतना तंग करा टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग न्यूसेंस, आपने इतना तंग करा, इतना प्रेशराइज करा कि उसको बेचारे को विल बनानी पड़ी। दैट ऑल्सो लीड्स टू अ विल बीइंग डिक्लेयर्ड एज वॉइड। एंड फोर्थ, इट हैज टू बी वॉलंटरी। आपकी मर्जी होनी चाहिए कि मैं विल बनाना चाहता हूँ। अगर आपकी मर्जी है तो आप विल बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो बेसिक है। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट आपको विल बनानी है और आप अब इन सब चीजों पे खरे उतरते हैं एंड यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग अ विल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इज, हाउ डू यू मेक अ विल? कैसे बनाएगी आप विल? एडवोकेट चाहिए, कोरोना है, मैं एडवोकेट के पास तो जा नहीं सकता, मैं कैसे बनाऊं विल? कुछ जरूरत नहीं है एडवोकेट की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप बड़ी इजीली विल खुद ही बना सकते हैं। कानून के हिसाब से विल का कोई फॉर्मेट नहीं, सैंपल फॉर्मेट दे रखे हैं, लेकिन विल का कोई फॉर्मेट नहीं है। नो टेक्निकल वर्ड्स आर रिक्वायर्ड। सिंपल आप हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, जिस भी भाषा को आप जानते हैं उसमें आप विल बना सकते हैं। लेकिन विल में होना क्या चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? चार चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, मैं मिस्टर राम प्रकाश, सन ऑफ सो एंड सो, रिजाइडिंग एट सो एंड सो, अपने होशो हवास में और वॉलंटरली ये विल बनाता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, आपने अपने आप को डिस्क्राइब करा। सेकंड पार्ट, दो, ये भी जो मैं बता रहा हूँ पार्ट्स, ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप 4 लाइन की भी विल बनाएंगे वो भी सफिशिएंट होगी, लेकिन इट इज बेटर अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाए, ताकि आगे चल के विल के लिए कोई डिस्प्यूट ना हो। Second is near ones. So once you have described yourself, you describe your family members, your loved ones, whoever. आपको जिसको भी विल में देना है या नहीं देना, आप सबको डिस्क्राइब करके चले। फॉर एग्जाम्पल, मैं करण जैन, मेरे परिवार में मेरे माता पिता है, मेरे भाई है, मेरे बेटे हैं, माई डॉटर इन लॉ, एवरीवन। जो आपको लगता है कि कल को क्लेम रेज कर सकते हैं, उन सबका नाम डाल दे, ताकि कल पता चले कि आप जानते थे कि वो है, फिर भी आपने उनको दिया या नहीं दिया। सब कुछ क्लियर हो जाए कि ये मेरे नजदीकी है, ये मेरे परिवार वाले हैं। थर्ड, प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी डिफाइन कर दे कि मेरी प्रॉपर्टी क्या क्या है। अब प्रॉपर्टी क्या हो सकती है वो मैं आगे समझाऊंगा, बट अगर हम उसको हॉलिस्टिकली मोटा मोटी समझे तो प्रॉपर्टी मीन्स एवरीथिंग। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको विल में डाल सकते हैं। एंड लास्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। आप उस प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जब ये चीजें आपने चारों सोच ली, आप एक कागज पे उसे चाहे टाइप करें, चाहे प्रिंट करें, चाहे हाथ से लिख दें, वो आपकी डॉक्यूमेंट बन गई एक विल। अब उसका एग्जीक्यूशन का क्या फॉर्मेट है वो हम आगे समझेंगे, बट द विल इज प्रिपेयर्ड। अब उसको अटेस्ट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो हम आगे समझेंगे। अब आगे चलते हैं। व्हाट द एक्ट सेज अबाउट फॉर्मेट। एक्ट सेक्शन 74 से लेकर 190 तक सब कुछ विल के फॉर्मेट, उसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में ही बोलता है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कभी भी एडवाइस करूंगा कि आप विल एक कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने, आपकी वाइफ है और आपके बच्चे हैं, आप अल्टीमेटली अपने बच्चों को ही देना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली बच्चों को ही दे दें। और अगर वाइफ को आपने देना है तो आप डायरेक्टली वाइफ को ही दे दें। वाइफ फिर अपने एंड पे अपनी विल कर सकती है, बट डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड कि पहले वाइफ के पास जाएगा, फिर उनके बच्चों के पास जाएगा, फिर बच्चों के बच्चों के पास जाएगा। उस कॉम्प्लिकेशन से विल की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन नाउ। वो जो बॉल है वो उठ के कोर्ट के पास चली जाएगी, फिर कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगी। तो सेक्शन 74 बोलता है, नो टेक्निकल वर्डिंग्स आर रिक्वायर्ड। कोई भी लीगल या टेक्निकल वर्ड्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एक केस में
एक डॉक्यूमेंट थी जिस पे लिखा हुआ था सेटलमेंट डीड, लेकिन उसको जब कोर्ट ने होलिस्टिकली उसको पूरा देखा तो जो वो क्राइटेरिया था वो सारा विल का फुलफिल करती थी, तो वो बन गई विल। तो कोई टेक्निकल वर्ड्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक इट इजियर आप उस पे बड़ा ऊपर लिख दे विल, और उसके बाद जो आपने विल बनाई है वो डाल दे। सेक्शन 75 कहता है कोर्ट कैन मेक एन इंक्वायरी फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट पर्सन और व्हाट प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपने आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपने उसको डिस्क्राइब करा, लेकिन आप उसको इतना सफिशिएंटली डिस्क्राइब नहीं कर पाए फॉर वट एवर रीजन। हो सकता है आज की डेट में आपके पास एग्जैक्ट नंबर वगैरह ना हो। एक प्रॉपर्टी है आपकी सैनिक फार्म्स में, आपके पास एग्जैक्ट प्लॉट नंबर नहीं है, वहाँ के एड्रेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यू कैन से माई प्रॉपर्टी इन सैनिक फार्म्स, जितना आपको याद है उसका डिस्क्रिप्शन आप दे दे। तो कोर्ट उसको जज कर सकती है, कोर्ट कैन मेक एन इंक्वायरी कि किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है इस एक्स वाई जेड बंदे के पास, कौन सी प्रॉपर्टी थी सैनिक फार्म में, एंड कोर्ट विल अराइव एट अ कंक्लूजन दैट दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी दैट ही हैड एट सैनिक फार्म्स, तो इसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। सिमिलरली व्हाट पर्सन, अगर आप बोलते हैं माय सन, माय एल्डर सन, आप नाम नहीं देते हैं, तो कोर्ट विल ऑब्वियसली नो दैट एल्डर सन कैन ओनली बी वन, द अदर पर्सन हैज टू बी अ यंगर सन। तो कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए जितना डिस्क्रिप्शन, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है उतनी विल में दे दे, पर विल बना जरूर दे। इस बात को लेकर विल को बनाना छोड़े ना, विल बना दे। सेक्शन 76 इसी बात को आगे लेके चलता है। ये बोलता है मिस नोमर, दैट इज द नेम करण, मिस डिस्क्रिप्शन करण सन ऑफ आर्केजन, डू नॉट इनवैलिडेट अ विल, मिस्टेक कैन बी करेक्टेड बाय देयर म्यूचुअल यूज। आपने फॉर एग्जांपल लिख दिया मेरा बड़ा बेटा संजय, लेकिन संजय जो था वो एक्चुअली आपका छोटा बेटा था, तो कोर्ट नाम से उसके डिस्क्रिप्शन को जज कर सकती है दैट संजय ही हैज रिटन बड़ा बेटा, लेकिन था वो एक्चुअली छोटा बेटा। इसी तरह नाम से डिस्क्रिप्शन मैच हो सकता है, डिस्क्रिप्शन से नाम मैच हो सकता है, तो इट इज बेटर आप दोनों दे, आप नाम भी दे और डिस्क्रिप्शन भी दे। किसका? प्रॉपर्टी का भी, पर्सन का भी। जिसको देना चाहते हो उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दे, माय डॉटर इन लॉ, मेरी बहू वधू, मेरी पुत्र वधू, आप उसका नाम भी दे और साथ में डिस्क्रिप्शन भी दे, ताकि कल को अगर कोई कंफ्यूजन अराइज होता है तो इट कैन बी मेड क्लियर बाय द कोर्ट। 77 से 190 तक बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। अनसर्टेनिटी, परपेचुटी, ऑनरस, कंटिजेंट विल्स। अच्छा, अनसर्टेनिटी, अगर एक विल अनसर्टन है देन इट इज वॉइड। तो विल को आप बिल्कुल जितनी स्पष्ट, जितनी क्लियर बना सकते हैं उतनी क्लियर एंड स्पष्ट बनाएं, उसको कंफ्यूजिंग ना करें। परपेचुटी, कई लोगों की ये तमन्ना होती है कि पहले विल मेरे बेटे के पास जाएगी, उसके बाद मेरे बेटे के बेटे के पास जाएगी, उसके बाद उसकी बेटे के बेटे के बेटे के पास जाएगी। परपेचुटी कोर्ट अलाउ, एक्ट अलाउ करता है, लेकिन टू ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि आप परपेचुअल विल ना बनाएं। अल्टीमेटली इफ वी हैव टू गो, just give it to someone and leave it to their wishes and will to give it to someone else in the future। आप जिसको देना चाहते हैं उसको दे दे और छोड़ दे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने बेटे को देते हैं एंड आप चाहते हैं कि मेरी वाइफ जो है उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी अगर मैं बेटे को दे देता हूँ और कल को वो मेरी वाइफ को निकाल देते हैं, तो आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइफ इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे? आप बोलेंगे माई वाइफ विल हैव द राइट टू रिजाइड इन दिस प्रॉपर्टी थ्रू आउट हर लाइफ। मेरी वाइफ के पास इस प्रॉपर्टी में रहने का सारी उम्र अधिकार होगा, उसके बाद ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को जाएगी। तो ये लाइफ इंटरेस्ट आपने क्रिएट कर दिया, बट दिस इज नॉट इन परपेचुटी, बिकॉज अल्टीमेटली प्रॉपर्टी आपके बेटे के पास आके रुक जाएगी, उसकी हो जाएगी। इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही आपके बेटे की रहेगी, लेकिन उनके पास लाइफ इंटरेस्ट होगा आपकी वाइफ के पास। अच्छा, ऑनरस, ऑनरस या कंटिजेंट विल क्या होती है? आप विल पे मान लीजिए आपके शेयर्स है, आप शेयर्स ट्रांसफर करते हैं थ्रू विल, और शेयर्स, एक कंपनी के शेयर जो है उसमें कंपनी घाटे में है एंड समवन समथिंग हैज टू बी पेड फ्रॉम यू, और दूसरे शेयर जो है उसमें कुछ मिलना है। आपने दोनों शेयर्स उठा के किसी अपने रिलेटिव को दे दिए, ही विल हैव टू एक्सेप्ट बोथ द शेयर्स टुगेदर अलोंग विद द लायबिलिटीज आल्सो। किसी एक प्रॉपर्टी के साथ मान लीजिए उसके प्रॉपर्टी टैक्स के ड्यूज है एक प्रॉपर्टी के, और आपने वो प्रॉपर्टी
अपने बेटे को दे दी। अब वो जो प्रॉपर्टी उसने ली है, उसको प्रॉपर्टी टैक्स के ड्यूज भी साथ ही मिले हैं। इट बिकम्स एन ऑनरस will and he has to discharge the burden of paying the liability also. फिर एक कॉन्सेप्ट होता है कंटीजेंट विल्स का। आप कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको एडवाइज नहीं करूंगा, बट सिंस इट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन द एक्ट, तो हमें पता होना चाहिए कंटीजेंट विल क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मैं अपने बेटे को देता हूँ दिस प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ही पेज दिस अमाउंट ऑफ मनी टू माई डॉटर। तो ये आपने कंडीशन लगा दी कि मेरी बेटी को विल में से प्रॉपर्टी में से पहले 50 लाख रुपए वो देगा, बाकी प्रॉपर्टी मैं इसको देता हूँ। तो दिस इज अ कंडीशन एंड कंडीशन हैज टू बी फुलफिल्ड, उसके बाद ही प्रॉपर्टी बेटे के पास आएगी। एक होता है कॉन्सेप्ट अडेम्पशन का। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट आपने किसी को, आपने गोल्ड रिंग किसी को ट्रांसफर करी, आपने विल में लिख दिया कि मेरी गोल्ड रिंग मेरे बेटे के पास जाती है। जब तक आपकी डेथ हुई तब तक वो गोल्ड रिंग आप बेच चुके थे। What does that mean? It means, so far as that gold ring is concerned, the will is taken to deemed. इसका मतलब will जो है सिर्फ उस गोल्ड रिंग के लिए, it will not come into effect. इस टाइप के बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसमें दे रखे हैं। Law has covered conclusively what all hypothetical situations can arise in making of the will. कोई भी इंस्टेंस क्या अराइज हो सकता है विल के टाइम में, और उसकी इंटरप्रिटेशन ने, लॉ ने सब कुछ कवर कर रखा है। लेकिन हमें just a second, annotation request, what is this? The annotation request, please. वो गलती से किसी का हाथ लगा होगा, जी perhaps. ओके ओके जी जी। तो लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि विल को जितना सिंपल बना सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, ये जो लॉ है ये इंग्लिश टाइम का लॉ है, एंड इनफैक्ट लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंग्लिश लॉ। जो अंग्रेजों का कानून था, उस टाइप की चीजें थी, वो सारी उन्होंने उठा दी है। लेकिन सारी आज की डेट में अप्लाई नहीं करती है, और फैमिलीज भी पहले बड़ी होती थी और लाइफ बड़ी अनसर्टन होती थी, बच्चों की पहले डेथ हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी अच्छी है एंड फैमिलीज छोटी है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा फैमिली सिचुएशन वैसे भी नहीं है। तो उसको आप जितनी सिंपल बना सकते हैं उतना बनाए, ताकि हमें ये 77 से 190 तक जाना ही ना पड़े, इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट में चैलेंज ही ना हो विल कभी। आगे चलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ मॉडल स्पेसिमेन कि विल आपने बनानी है। देखिए ये जो विल है, ये 1 2 3 4 5 पैराग्राफ की है, इसमें से आखिरी पैराग्राफ विटनेस का है। 4 पैराग्राफ की विल है, और ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है ये एक्ट में ही दिया हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया। दैट मीन्स इट इज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट। तो अब इसको पढ़ते हैं हम। क्या बोलते हैं? दिस इज द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट मेड एट दिल्ली। आप कुछ भी लिख सकते हैं जिस भी सिटी में आप रहते हैं। ऑन दिस डे, तारीख जरूर डाल दे विल पे। बाय में आपका नाम आ जाएगा, सन ऑफ में आपके बेटे, आपके फादर का नाम आ जाएगा, एंड आर ओ रेजिडेंस ऑफ में आपका एड्रेस आ जाएगा। तो ये पैराग्राफ हो गया आपका। तो अगर आप 4 उन कॉन्सेप्ट पे जाइए तो फर्स्ट इज यू। तो ये पहले पैराग्राफ में आपने खुद को डिफाइन कर दिया है और साथ में विल की डेट दे दी है। सेकेंडली, वेयर एज द टेस्टेटर, टेस्टेटर कौन होता है? टेस्टेटर इज द पर्सन हु इज मेकिंग द विल। जो ये विल एग्जीक्यूट कर रहा है, बना रहा है, वो टेस्टेटर होता है। उसको लेगेटर भी बोल सकते हैं, टेस्टेटर भी बोल सकते हैं, ओनर भी बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटर भी बोल सकते हैं, सारे इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। टेस्टेटर इज द सोल लॉफुल ओनर, लेसी, अलॉटी एंड इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी डैश। अब यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी मेंशन कर दी है कि प्रॉपर्टी क्या है। अलॉटेड बाय द डैश, यानी अगर आपको डीडी ने अलॉट करी है या गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलॉट करी है, जिसने भी करी है, वो आप जितनी डिटेल्स आपके पास है उतनी आप दे सकते हैं। एड मेजरिंग डैश स्क्वायर फीट, उसका एरिया बता दे। अप्रॉक्सीमेट कंप्राइजिंग ऑफ डैश, उसमें इन्होंने उसकी डिटेल्स दे दी है कि उसमें 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं। आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे। इट इज इमेटीरियल इन माय ओपिनियन। आप लेकिन इतनी डिटेल्स दे दे कि प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो सके। ओके तो yeah, so just now Debashish Mukherjee, he has corrected me that it's not executor. That is right. It is the executant. Executant is the person who executes the will. एक executor का concept होता है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा अभी क्या होता है। अच्छा,
अप्रॉक्सीमेट कंप्राइजिंग ऑफ मेंशन डिटेल्स ऑफ अकोमोडेशन, उसमें आप डिटेल्स अगर देना चाहते हैं कि कितने फ्लोर की बनी हुई है क्या है तो आप दे सकते हैं। विद पार्किंग स्पेस, जो भी अडेंडम है प्रॉपर्टी के साथ, साथ में कुछ भी अटैच्ड है तो वो भी बता दे। मान लीजिए एक फ्लैट है आपका, आपने फ्लैट तो दे दिया, लेकिन उसके साथ आजकल हर फ्लैट के साथ पार्किंग स्पेस आती है, आपने वो मेंशन नहीं करी, तो कल को डिस्प्यूट उठ सकता है कि आपने पार्किंग स्पेस इसको दी या नहीं दी। तो एज फार एज पॉसिबल पार्किंग स्पेस भी आप मेंशन कर दें, और कोई भी अडेंडम अगर है तो आप उसको मेंशन कर दें। अलॉटेड बाय द लोकल अथॉरिटी विद लीज होल्ड राइट्स ऑफ द लैंड अंडर द सेट प्रॉपर्टी, ये इन्होंने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। अब इस प्रॉपर्टी वाले एरिया में आप जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज है, मूवेबल, इमूवेबल, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई आप किसी प्रॉपर्टी में टेनेंट है तो आपका लीज होल्ड राइट है, आप उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप किसी ट्रेडमार्क के मालिक है, वो आपकी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, आप उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स हो गए, एफडीज हो गई, शेयर्स हो गए, आपकी वॉचेस, गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी, कैश, कैश इन बैंक अकाउंट, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज योर प्रॉपर्टी। आप उसको मेंशन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है वो कहीं पे भी डिफाइंड, प्रॉपर्टी क्या है वो इस एक्ट कहीं पे भी डिफाइन नहीं करता है। दैट मीन्स जितनी वाइडेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन प्रॉपर्टी की आपके जहन में आती है, दैट इज योर प्रॉपर्टी। आप उसको डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टी क्या है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, whereas the testator out of his free will makes this final will that after his death all his rights in the said property and the land shall go to Shri Dash, name of the person in whose favor the property is bequeathed, who shall be entitled to own and possess the same absolutely। अब ये क्या हुआ, पहले आपने खुद को डिफाइन करा, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी डिफाइन करी, थर्ड में आपने बता दिया कि ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी। यहाँ पे एक ही बंदा है, एक ही बंदे को जाएगी। आप चाहे तो आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स को भी इससे पहले एक पैराग्राफ में डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे घर में कौन कौन है। उसके बाद हम इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले पैराग्राफ में आ जाएंगे कि मेरी एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी मिस्टर ए को जाएगी, एबीसी प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को जाएगी। उस तरीके से आप उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Then the testator declares that this is his last will in respect of the said property, executed by his own free will without any compulsion, coercion, fraud, undue influence, or allurement from anyone। आपने इसको डिफाइन कर दिया कि आपकी आखिरी विल है, आप अपनी फ्री विल से कर रहे हैं, दैट मीन्स वॉलंटरी कर रहे हैं, विदाउट एनी कंपल्शन, कोर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये सब लिखने को चाहे तो आप लिख सकते हैं, ना लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने लिख भी दिया कि ये फ्रॉड से नहीं हुई है और लेकिन कल को कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि वो फ्रॉड से एग्जीक्यूट हुई थी, देन दिस सेंटेंस विल नॉट हैव नो मीनिंग, विल नॉट हैव एनी मीनिंग। तो आप अगर ये लिखना चाहते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस विल राइट नाउ एंड आप इसको एज इट इज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर Karan sir, we could also, if possible, यस share मैम, the PPT later. तो उसमें आई I कैन think आई सबसे कैन आ जाएगा ना। आई कैन आई डोंट नो हाउ टू हाँ, डू इट बट आई कैन। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो दे कैन जी रेस्ट एश्योर्ड कि ये पीपीटी के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा ये जी, स्पेसिमेन। मैं पीपीटी शेयर कर सकता हूँ, एंड आई कैन आल्सो हेल्प एंड शेयर अदर स्पेसिमेंस आल्सो, दैट इज ओके नॉट अ प्रॉब्लम। जी, ओके। अब लास्ट पैराग्राफ जो आ गया, इन विटनेस वेयर ऑफ द टेस्टेटर has executed this will on the day, month, and year above mentioned, in presence of the following witnesses who have attested this will in the presence of the testator। ये जो पैराग्राफ है, इसको अगर आप डाल देंगे तो ये एडवाइजेबल है। बेसिकली ये पैराग्राफ बोलता है कि ये विल को मैंने एग्जीक्यूट करा है विटनेसेस के सामने, और विटनेसेस ने इसको साइन करा है मेरे सामने, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बिना विल की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती है, जिसको मैं आगे समझाऊंगा। तो इसको भी आप चाहे तो एज इट इज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं कि आई हैव साइंड दिस विल इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। इतना भी लिख देंगे तो वो भी काफी रहेगा। उसके बाद नीचे टेस्टेटर इज यू, टेस्टेटर इज द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग द विल, एंड नीचे एक, दो या तीन या उससे ज्यादा, मिनिमम 2 विटनेसेस आपको चाहिए। आगे हम चलते हैं। दिस इज अनदर मॉडल स्पेसिमेन जो एक्ट में ही दिया हुआ है, हम इसको ओमिट कर देते हैं बिकॉज दिस इज सिमिलर।
नेक्स्ट is the process. This is very important. अगर process is not proper, then the will is improper. Process आपको इसी हिसाब से करना पड़ेगा, तभी वो will valid होगी. सबसे पहले will document. अब हम समझ गए कि will document बनानी कैसे है. वो आपने will बना ली. अब उसको करना क्या है? Don't sign it. उसको अभी आप will सिर्फ तैयार करके रख ले. उसके बाद आपने 2 witnesses बुलाने हैं. उन दोनों witnesses को आपने अब बिठा के उनके सामने आपने विल पे साइन करना है. अगर आपकी विल एक पेज से ज्यादा है तो हर पेज के बॉटम पे उनके सामने साइन करें. जहां पे आखिरी पेज पे टेस्टेटर लिखा हुआ है, एक बार मैं दिखा देता हूँ. इन द राइट बॉटम राइट हैंड पे नीचे लिखा हुआ है टेस्टेटर. इसके ऊपर आपने साइन करना है. नीचे भी कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रॉपर वे है कि इसके ऊपर आप साइन करें. और लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे विटनेसेस है, तो जहां 1 के आगे डॉटेड लाइन है वहां पे विटनेसेस साइन करेंगे. और एक और चीज, विटनेसेस जब साइन करे तो साइन के आगे उनका नाम, फादर्स नेम, रेजिडेंस, वो सब कुछ लिखवा के चले. तो प्रोसेस, सबसे पहले आपने विल निकाल लेनी है. उसका प्रिंट आउट ले ले या हाथ से लिख ले. उसमें इतना अगर हाथ से लिखते हैं तो इतना मार्जिन छोड़ दे नीचे सिग्नेचर्स के लिए. अगर आपके 2 पेज पे जाती है तो दोनों पेज पे बॉटम पे आप साइन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस. दोनों विटनेसेस आपको साइन करता हुआ देखे. उसके बाद आपकी प्रेजेंस में दोनों विटनेसेस साइन करेंगे. जब ऐसा हो जाएगा तो विल आपकी ड्यूली एग्जीक्यूट हो जाएगी. अब आप उसको रजिस्टर कराए या ना कराए, दैट इज नॉट कंपल्सरी. दैट इज एडवाइजेबल बट इट इज नॉट कंपल्सरी. आपने साइन करा, विटनेस ने साइन करा, द विल इज कंप्लीट. अब आप उसको और क्या कर सकते हैं? जब आपने विल बना ली, विटनेसेस से साइन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आज के टाइम में मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि उसको अभी रजिस्टर कराओ, तो आप क्या करेंगे? आप उसको ईमेल कर सकते हैं विल को. आप उसकी फोटो खींच सकते हैं. आप विल की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. जब सिग्नेचर्स हो रहे हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है. काफी सारी चीजें हो सकती है जिससे वो विल कल को अगर कोर्ट में चैलेंज होती है तो वो प्रूव हो जाए कि हाँ, विल वॉज ड्यूली एग्जीक्यूटेड. The easiest these days, everyone has a phone, every phone has a camera. उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले. विटनेसेस भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए, आप साइन कर रहे हैं. लेकिन अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो प्रोसेस और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप साइन करें सबसे पहले, फिर विटनेसेस करें. वीडियो रिकॉर्डिंग इस पूरे प्रोसेस की कर ले एंड इट इज अ वेरी गुड प्रूफ इफ अल्टीमेटली कोर्ट में ये विल चैलेंज होती है तो ये हो गया प्रोसेस. नाउ व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन द विल, ये मैं पहले बता गया हूँ. वैसे property act does not define property but uses the term his property. Widest meaning has to be given to property. It will include immovable, movable, tangible, intangible, right और interest. तो सब कुछ, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फ्लैट हो गया, आपकी लीज राइट हो गया, यानी टेनेंसी हो गई कहीं पे, अगर आप किराएदार है तो आपकी किराएदारी हो गई. ट्रेडमार्क, गोल्ड, वॉचेस, सिल्वर, बैंक अकाउंट, एफडी, सेविंग बैंक अकाउंट, any account, everything that you own is your property which can be built. लेकिन आप हर चीज को डिफाइन करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक अकाउंट डिफाइन कर रहे हैं तो आप बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर, प्लीज डिफाइन दैट. अगर आप एफडी कर रहे हैं तो एफडी का जो पर्टिकुलर नंबर होता है एंड बैंक कौन सा है जिसके साथ वो एफडी आपने बनाई है वो डिफाइन करें. अगर गोल्ड है, अगर उसकी वैल्यूएशन पॉसिबल है वो करा ले. अगर उसका वेट पॉसिबल है वो करा ले. अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं, लिख दे ऑल गोल्ड. लेकिन अगर आपने डिवाइड करना है, अगर आपने अपना गोल्ड किसी 2 जगह पे डिवाइड करना है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन. या फिर आप लिख दे 50-50, उसके बाद बच्चे आपस में डिवाइड करते रहेंगे. अगर वॉचेस है तो वॉचेस का आप ब्रांड बता सकते हैं, रोलेक्स वॉच, राडो वॉच, टाइटन वॉच, एनी वॉच. ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क का नाम बताए. लीज है तो आप बताएं कि किस प्रॉपर्टी की लीज है. बेसिकली एज आई सेड अर्लियर, जितना सफिशिएंटली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाए, उतना आप कोशिश करें कि उसको डिफाइन कर सके. जब आपने ये सब कर दिया तो आपकी विल इज रेडी एंड इट हैज ऑल फोर्स ऑफ लॉ. उस विल को कल की डेट में कोई चैलेंज भी करता है, इट विल हैव नो मीनिंग. नाउ लेट्स गो टू रेवोकेशन, ऑल्ट्रेशन, रिवाइवल. ये मैंने एक्चुअली आई हैव प्रिपेयर्ड दिस पीपीटी ऑन माय कंप्यूटर, तो इसमें ये प्रॉपर्ली रीड नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको
वैसे ही समझा देता हूँ। व्हाट इज रेवोकेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ विल? तो बेसिकली रेवोकेशन सेक्शन 73 डिफाइन करता है, आपने एक विल बना दी है, यू आर नॉट बाउंड बाय दैट विल। आपने आज एक बेटे को या किसी को भी आपने प्रॉपर्टी दी है, कल को उसकी उसकी हाउ ही डील्स विद द प्रॉपर्टी और हाउ ही ट्रीट्स यू, अगर वो चेंज हो जाता है, तो आप विल अगर चाहते हैं रिवोक करना, तो आप उसको रिवोक कर सकते हैं। अब विल रिवोक कैसे हो सकती है, उस कैंसिल कैसे हो सकती है विल? आपको, या तो अगर आपने विल रजिस्टर करा रखी है मान के चले, तो उसकी प्रॉपर एक रेवोकेशन का प्रोसीजर है, वही करना पड़ेगा। या फिर सिंपलेस्ट है कि आप एक और विल बना दें। सेक्शन 73 बोलता है कि अगर आपने एक और विल बना दी तो पुरानी विल अपने आप रिवोक हो गई। या फिर डिस्ट्रक्शन, बर्निंग या टेयरिंग, आप उसको फाड़ के फेंक दें, आप उसको जला दें, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है, देन बर्निंग और टेयरिंग विल नॉट बी सफिशिएंट। बट मेकिंग ऑफ अनदर विल, अगर आपने एक और विल बना दी जिसकी डेट पुरानी विल के बाद की है, तो विल वो अपने आप सुपरसीड कर जाएगी, पुरानी वाली अपने आप कैंसिल हो जाएगी। ना आपको बर्न करने की जरूरत है, ना आपको एक और विल कोई राइटिंग एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। आप एक राइटिंग भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि मैंने, आप एक अग्रीमेंट कर ले कि मैंने एक विल बनाई थी और वो मैं उस पुरानी विल को कैंसिल करता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसी राइटिंग बनाते हैं, देन इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम मैनर एज द विल वाज एग्जीक्यूटेड। तो आपको फिर से वो 2 विटनेस बुला के आपको साइन करना पड़ेगा, उन 2 विटनेसेस से साइन कराना पड़ेगा, तब वो जाके पुरानी विल कैंसिल होगी। बट आई वुड एडवाइस कि आप एक सिंपल नई विल बना लें, किसी भी स्टेज पे आप बना सकते हैं। अगर आपकी पुरानी विल रजिस्टर्ड थी और आप नई विल बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको भी रजिस्टर कराए। अगर आपने नई विल बना ली व्हिच इज़ अनरजिस्टर्ड, इवन देन नई विल जो है पुरानी विल को सुपरसीड करेगी, आपकी पुरानी विल ऑटोमैटिकली रिवोक हो जाएगी। तो रिवोकेशन इज परमिटेड, आप विल कभी भी किसी भी स्टेज पे कैंसिल कर सकते हैं। नाउ ऑल्ट्रेशन, आप विल में कुछ चेंज करना चाहते हैं। अब चेंज कैसे होगा? इसका भी देखिए सबसे ईज़ी है कि आप नई विल बना लें। लेकिन अगर आप उसी विल में चेंज करना चाहते हैं, तो कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसपे फिर से दोबारा आपके और विटनेसेस के उस कटिंग के साइड पे साइन करने पड़ेंगे। ओनली देन द विल कैन बी ऑल्टर्ड। बट अगेन इट इज़ एडवाइजेबल दैट आप उसको, उस विल को भूल जाएँ और नई विल बना लें। थर्डली, रिवाइवल, आपने एक विल बनाई, आपने उसको रिवोक कर दिया। अब क्या उस विल को रिवाइव कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? बाय एग्जीक्यूटिंग अनदर विल। आप उसी विल को दोबारा बना दें या फिर उसी विल को दोबारा रजिस्टर करवा दें, देन दैट विल इज रिवाइव्ड। देयर इज नो अदर वे टू रिवाइव अ विल एंड एक्चुअली इट इज द इजीएस्ट। आपने नई विल बनाना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि आप उसको रिवाइव करें या ऑल्टर करें। तो विल आपने आज बना दी, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये मत घबराइए कि मैंने बना दी एंड इट विल बिकम फाइनल। आपने आज बना दी, आप उसको कल चेंज भी कर सकते हैं, आप लेकिन बना दें आज। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ विल, वेदर इट इज कंपल्सरी। सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट का बोलता है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, वहां पे विल नहीं है। सेक्शन 18 बोलता है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, वहां पे विल है। इसका मतलब ये हुआ कि विल की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप कराना चाहे तो कराए, नहीं कराना चाहे तो ना कराए। वेदर इट इज एडवाइजेबल, यस, विल को रजिस्टर कराना मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर, ऐसा नहीं है कि रजिस्टर्ड विल भी चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन उसके चैलेंज को सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चैलेंज तो सब कुछ हो सकता है। इंडियन लॉ प्रोवाइड्स दैट अ सिविल सूट कैन बी फाइल्ड फॉर एनीथिंग। A civil court has jurisdiction over all subject matters. आप चैलेंज कुछ भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो चैलेंज सस्टेन होगा? क्या कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर देगी उस चैलेंज को? अगर विल रजिस्टर्ड है तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि विल चैलेंज किस ग्राउंड पे हो सकती है? जो पीछे हमने उसके वॉइड होने के ग्राउंड देखे थे, मोस्टली उसी ग्राउंड पे चैलेंज हो सकती है कि या तो फ्रॉड प्ले हुआ है, या फिर कोर्शन हुई है, या इम्पॉर्चुनिटी है। इन्हीं ग्राउंड्स पे विल यूजुअली चैलेंज होती है। एंड अगर वो रजिस्ट्रेशन है, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द रजिस्ट्रार बिकम्स अ विटनेस, उनके सामने एग्जीक्यूट हुई है विल, तो उसको चैलेंज करना और मुश्किल हो जाता है। एंड everyone can take a copy, not everyone, you can take a copy, the beneficiary can take a copy,
गवर्नमेंट रिकॉर्ड का पार्ट है। जब उसका राइट अराइज होगा, ही कैन टेक अ कॉपी फ्रॉम द रजिस्ट्रार। तो इसलिए विल को आप रजिस्टर कराएं, लेकिन अभी ना कराएं, अभी आप सिर्फ एग्जीक्यूट कर दें। जब सिचुएशन नॉर्मल होती है तब आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं। आपने अगर आज विल बनाई है, जरूरी नहीं है कि उसे आप आज ही रजिस्टर कराएं, आप उसको बाद में भी रजिस्टर करा सकते हैं। इनफैक्ट देयर इज नो टाइम लिमिट आफ्टर विच द विल कैन और कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। कभी भी रजिस्टर करा सकते हैं आप उसे। सो दिस इज सो फार एज रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज कंसर्न। नाउ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन विल करा सकते हैं आप? या तो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे करा सकते हैं। जस्ट सेक, सॉरी, जाओ पंडित जाओ। जहाँ पे विल आपने एग्जीक्यूट करी है वहां पे करा सकते हैं आप। जहाँ पे आपका रेजिडेंस है वहां पे भी करा सकते हैं। बेसिकली फॉर विल द लॉ इज यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड एनीवेयर, बट इट इज एडवाइजेबल कि जहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है वहां पे आप विल रजिस्टर करा लें। व्हेन, आप कब करा सकते हैं? जैसा मैंने पहले बताया, आप इसको कभी भी करा सकते हैं रजिस्टर। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप आज विल एग्जीक्यूट करें, टुमारो यू व्हेन द सिचुएशन इज नॉर्मल यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? आप इसमें किसी एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं। इफ नॉट, इफ यू डोंट वांट टू टेक हेल्प ऑफ एन एडवोकेट, देन यू कैन लोकेट द सब रजिस्ट्रार। कि आप जिस एरिया में रहते हैं, मैंने लिंक शेयर करे हैं, वो मैं जब पीपीटी आपको अलग से भेजूंगा, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस द लिंक, बिकॉज इसमें थोड़ा गलत आ रहा है। इट इज जस्ट क्लिकेबल फॉर्मेट। आप क्लिक करेंगे, आप सीधा उसी लिंक पे पहुंच जाइए। आप अपना एड्रेस डालेंगे, आपको रजिस्ट्रार की लोकेशन मिल जाएगी कहाँ पे रजिस्ट्रार है। उसके बाद एक साइट है जहाँ पे आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे, उसमें आपको अपना आधार कार्ड और काफ़ी डिटेल्स वो मांगेगा, वो सारी डिटेल्स आपको उसमें एंटर करनी है। जब आपने एंटर कर दिया, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ऑन द डे ऑफ द अपॉइंटमेंट आपको रजिस्ट्रार के पास जाना है। वो आपकी विल रजिस्टर करके आपको 2 कॉपीज लेके जानी है विल की। वन विल स्टे विद द रजिस्ट्रार एंड वन विल कम बैक टू यू। आपको सर्टिफाइड कॉपी बाद में मिल जाएगी। देन योर विल इज रजिस्टर्ड। 600 रुपीज उसकी ऑफिशियल फीस है एंड दैट्स इट। वंस योर विल इज रजिस्टर्ड, that's another step forward and your will already executed is even more secure. आपकी will और secure हो जाती है। So this is the basic process of how to execute, how to register a will. If anyone has any questions, they can ask me. Yeah, Tarun ji, I have a question. Hello. Just a second, sir. Just a second. I will take questions one by one. Yeah. First of Sure, all, let sure. me thank Karan sir for such a wonderful Thank and you. lucid Thank you. Thank you. Thank you. explanation. बहुत अच्छे से आपने explain करा and बहुत ही to the point था. So thank you Thank so you. much. Thank you. Can we stop sharing the PPT now? Yes, 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 yes. Okay. Yes, I've done Thank you. that. Thank you so much. We'll take up the questions now. आप chat box Yes. में भी अपने questions type करके लिख सकते हैं, नहीं तो one by one पूछिएगा। जब कोई एक हाँ। व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा क्वेश्चन नहीं रेज करेगा। प्लीज पहले व्यक्ति जो है ओके, पहले ओके। अपना नाम बताए, फिर क्वेश्चन पूछिए। मेरा नाम अनिल कुमार है मैम। मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जैसे सर ने बोला कि वीडियो बना के भी रख सकते हैं इसकी। अगर हम इसकी वीडियो ना बना के डायरेक्ट रजिस्टर करवाएं तो ज्यादा बेटर है, या वीडियो भी बना के रख सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन के? किसमें बेनिफिट है, रजिस्ट्रेशन करवाने में या सारा मतलब ये बिल बना करके और वीडियो बना के रखें? बेनिफिट किसमें है? देखिए, कैन आई आंसर? Yes, sir. बेनिफिट तो देखिए हमेशा रजिस्ट्रेशन में है। इट इज अ गवर्नमेंट प्रोसेस। इट इज ऑब्वियसली वो सारी चीजों से ऊपर ही रहेगा हमेशा गवर्नमेंट का प्रोसेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की सिचुएशन में आप रजिस्ट्रार के पास जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अगर नहीं जाना चाहते, उस सिचुएशन में मैंने बोला कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, तो एक एडिशनल प्रूफ हो जाता है कि हाँ, मैंने विल अपने होशो हवास में विटनेसेस के सामने एग्जीक्यूट करी थी। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन, जी, क्योंकि ऐसा होता, हमारे बराबर में ही एक केस ऐसे हुआ था, तो उसको चैलेंज किया गया था, तो आपस में लड़ाई पड़ गई थी। तो हम लोगों ने, आरडब्ल्यूएस के लोगों ने मिलकर के उनका फैसला किया था कि चलो ऐसे, वो फिर सारे मान गए थे, तीनों भाई बहन। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि रजिस्ट्रेशन में ज्यादा बेनिफिट है या वीडियो रिकॉर्डिंग में?
तो आगे रजिस्ट्रेशन हमेशा कोई आगे भी हमसे कोई पूछे तो हम उसको यही सलाह मशवरा दें, एज ए मैं सीनियर सेक्रेटरी हूँ अपनी RWA का, तो इसलिए कोई हमसे जी। पूछे तो हम उसको राय दे सके अच्छी तरह से। आप उनको ये राय दें कि रजिस्टर कराए, अभी नहीं कराना चाहते हैं तो अभी उसका कोई और प्रूफ अगर क्रिएट हो सकता है वो कर ले, बाद में रजिस्टर करवा ले। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट करण सर, आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी, जो फॉर्मेट है ना वो अगर आप जी। मेरे को व्हाट्सएप कर दें तो मैं आगे जो भी कहे तो उसको मैं उसकी कॉपी दे सकूं निकाल के अपने कंप्यूटर से। अनिल जी आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी सबसे, पीपीटी के अंदर फॉर्मेट भी है तो ठीक वो है, सबके ठीक है, पास आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दी वेबिनार गेट्स ओवर मैं सबके साथ शेयर कर दूंगी। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक नाउ। थैंक यू। थैंक यू। दूसरे व्यक्ति अगर कुछ पूछना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं CA अजय गुप्ता। हेलो। मैं सर अजय गुप्ता। हाँ जी। I am the Hello. General Secretary of Federation Group Housing Societies, and हाँ जी। I would like to congratulate you, DLSA, as well as the speaker for the wonderful this topic. And I have a question that executor, as you have told during this webinar, that executor is different person, जी जी whereas the जी testator is different. So whether we should specify the executor's name in the will. देखिए, एग्जीक्यूटर का कॉन्सेप्ट जो है ना, एग्जीक्यूटर कौन होता है? एग्जीक्यूटर इज समवन, अगर मान लो कल को विल की प्रोबेट डालनी पड़ जाती है कोर्ट में, तो एग्जीक्यूटर वो बंदा है जो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है अपने नाम से। मान लीजिए कल को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एसेट्स एंड आपने एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर रखा है विल में, देन ही बिकम्स द पर्सन हु विल डिस्ट्रीब्यूट द एसेट्स। एग्जीक्यूटर कौन हो सकता है? कोई भी, आप किसी एडवोकेट को भी कर सकते हैं, किसी CA को भी कर सकते हैं, किसी टेक्निकल बंदे को भी कर सकते हैं, किसी को भी आप एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। बेनिफिशियरी, मान लीजिए आपका बेटा है, ही कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटर। My other question is that registration of will आपने कहा कि मैंडेटरी नहीं है, बट जी। मैंने शायद नहीं पढ़ा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि क्वेश्चन में है तो नो, नहीं, ऐसा नहीं है। विल दूसरा इज नॉट मैंडेटरी। जो मूवेबल एसेट्स हैं वो जी। दे कीप ऑन चेंजिंग। जी जैसे आज FDR मैंने 10 लाख की बनाई, वो FDR जो है हो जी। सकता है 2 साल बाद जो है 12 लाख की हो जाए, जी जी तो या उसकी नेचर चेंज हो जाए, FDR से मैंने हटा के म्यूचुअल फंड में डाल दिया, जी। तो व्हाट इज द वाया मीडिया ऑफ कीपिंग दैट थिंग? देखिए, उसका सोल्यूशन ये है कि देखिए, अगर आपने एसेट्स जो मूवेबल एसेट्स है, अगर वो आपने देने हैं किसी को, तो यू कैन से ऑल माय एफडीज। आप उसको, जो एफडी डिफाइन है, आप एक रेजिडुअरी क्लॉज डाल दीजिए कि ये मेरी 4 एफडी है, और अगर मैं कोई मूवेबल एसेट अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता हूँ तो वो भी मेरे बेटे को जाएगा। उस एक रेजिडुअरी क्लॉज में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन है, आज मेरी वो 4 FD हैं, ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम ओनली मैं उन 4 FDR में से दो FDR को अगर आप उसको खत्म कर देते हैं म्यूचुअल फंड देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अलग से म्यूचुअल फंड मेंशन करने पड़ेंगे। अगर एफडी खत्म हो गई और वो चाहे आपने उसको म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट करो, म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली इन लिeu ऑफ एफडी ट्रांसफर नहीं होंगे, आपको म्यूचुअल फंड मेंशन करने पड़ेंगे उसमें। नहीं, बट आज की डेट में तो वो म्यूचुअल फंड है ही नहीं। म्यूचुअल फंड तो 2 साल बाद मान लिया मैं खरीदता हूँ। 2 साल बाद नई विल बनाए। अच्छा जी, ठीक है, जो थैंक मैंने यू। अटेंशन। जी, हाँ, थैंक्स। saying something or we should we move to the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Next question please. मैं सांगर बोल रहा हूँ बेटा। हाँ जी, बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे फिक्स डिपॉजिट्स है या टैक्स सेविंग्स है, वो में नॉमिनेशन दिया हुआ है, नॉमिनेशन के जो उनकी विल करनी पड़ती है कि नहीं? FD जिनकी नॉमिनेशन की हुई है, क्या उनका भी फिक्स डिपॉजिट उसका नंबर चेक करना पड़ेगा? Karan ji, Sangar ji is समझा one नहीं। of our most senior citizens. He is 93 years old. जी जी जी, His नमस्कार question सांगर what जी। I understand जी। is कि अगर इन्होंने FDs बना रखी है और नॉमिनी भी बना रखा है, जी।
तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा क्या, क्योंकि नॉमिनी जी अलग जी होगा और विल अगर किसी और के नाम पर है, कुछ आई थिंक कुछ इस टाइप का इनका क्वेश्चन है, उसको क्लैरिटी दे दीजिए। देखिए सांगर साहब, जो नॉमिनेशन होती है ना, नॉमिनेशन से राइट कॉन्फर नहीं होता। नॉमिनेशन इज लाइक विल में एग्जीक्यूटर हो गया, जिसको उस प्रॉपर्टी से डील करने का राइट मिल जाता है बैंक अकाउंट से। तो बैंक ऑटोमेटिकली अगर आपका नॉमिनी है उसको दे देता है, लेकिन अगर कोई और लीगल हेयर है और वो कहता है कि नहीं इसमें मेरा भी राइट है एंड आई वांट हाफ ऑफ इट, तो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि राइट कॉन्फर नहीं होता नॉमिनेशन से। लेकिन अगर आपने विल में उसको इंक्लूड कर दिया तो उससे राइट कॉन्फर हो गया, देन ही बिकम्स द ओनर। Right. तो ओके, इसीलिए आई कैन जी अंडरस्टैंड। जो जो मैं समझ पा रही हूँ कि नॉमिनी जी सिर्फ ये डील कर सकता है उस हाँ पर्टिकुलर जी, एसेट यस इट इज मैम। ओनली फॉर डीलिंग नाम विद पे द नहीं हो प्रॉपर्टी। सकता। अच्छा जी ओके, सांगट जी क्लियर हो गया आपको? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, हाँ, दिनेश कुमार गुप्ता। हाँ जी। हेलो। हाँ, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या स्टैम्प पेपर पे होगी या बिना स्टैम्प पेपर पे भी हो सकती है? स्टैम्प और पेपर की दूसरा कोई ये है रिक्वायरमेंट क्वेश्चन, जी ये नोटरी से भी अटेस्ट किया जा सकता है या नहीं? रजिस्ट्रेशन नोटरी वो वैलिड है या नहीं? जी कैन आंसर? जी जी प्लीज। जी जी, स्टैम्प पेपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लैंक पेज पे आप उसको प्रिंट लेके आप इट विल बी अ वैलिड विल। स्टैम्प पेपर लगाना चाहते हैं तो कोई बार भी नहीं है, इट विल गो टू द गवर्नमेंट, दैट्स ओके। अटेस्टेशन आप नोटरी भी करा सकते हैं। नोटरी को, इस बात को समझिए, व्हाट इज नोटरी? बेसिकली नोटरी इज आल्सो अ विटनेस। जिस तरह आपने रजिस्ट्रेशन कराई तो वो विल रजिस्टर हो गई एंड द रजिस्ट्रार बिकम्स अ विटनेस। उसी तरह नोटराइज अगर आपने विल करा ली एंड द नोटरी बिकम्स अ विटनेस कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आई थी और मैंने इसको नोटराइज करा था, उसका रिकॉर्ड होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन नोटराइजेशन से सुपीरियर है और नोटराइजेशन ब्लैंक विल से सुपीरियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। Thank डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? माटा। हाँ जी हेलो। बताइए माटा। हाँ जी आवाज हेलो। आ रही है हाँ जी। माटा जी। जो हेलो। बेनिफिशियरी है विटनेस दे सकते हैं? फिर से पूछिए प्लीज। मैं कि जो बेनिफिशियरी है जिसको हमने प्रॉपर्टी देनी है या विल करनी है, क्या वो भी विटनेस दे सकते हैं? उनसे विटनेस ले सकते हैं, हम ले लेनी चाहिए? जी आपका क्वेश्चन हमें समझ आ गया। आई थिंक करण सर आपको भी जी यू गॉट जी, द क्वेश्चन राइट? प्लीज यस यस आंसर। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट आई शुड हैव कवर्ड इट इन माय स्लाइड। जो बेनिफिशियरी है वो विटनेस नहीं हो सकता, विटनेस इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन अगर बेनिफिशियरी विटनेस बन गया है, दैट डजंट मीन द विल इज इनवैलिड, लेकिन बेनिफिशियरी का जो राइट है वो खत्म हो जाए। तो आपने अगर 4 लोगों को कुछ दिया है, बेनिफिशियरी को अलग चीज दी है, तो बेनिफिशियरी को नहीं मिलेगी, चारों को मिलेगी। तो इट इज एडवाइजेबल बेनिफिशियरी को विटनेस ना बनाए। एंड एक और चीज, आप जो विटनेस बनाए कोशिश करें कि वो यंग हो, एजेड ना हो। बिकॉज कल को अगर विल आज चैलेंज नहीं होगी, चैलेंज हो सकता है 5 साल बाद या 10 साल बाद भी हो सकती है। एट दैट टाइम कम से कम एक विटनेस एडवोकेट को आपके चाहिए होगा, जो मौजूद हो, जो कोर्ट में आके बोल सके कि हाँ मेरे सामने विल एग्जीक्यूट हुई थी। थैंक यू। आई थिंक दैट वाज अ वेरी क्लियर आंसर कि बेनिफिशियरी से अगर आप विटनेस करवा लेते हैं विल, तो बेनिफिशियरी का ही राइट खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि बेनिफिशियरी से वो विटनेस ना बनाए अपनी विल्स में। प्रेफरेबली बनाएंगे तो फिर आपको जो करण सर ने बताया दैट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी नाम बताइए। हेलो। हाँ जी, सरदारी लाल। हाँ, हाँ जी क्वेश्चन हाँ मेरा जी। ये है कि कोई व्यक्ति अपनी कुछ जायदाद को या कुछ संपत्ति को किसी स्वयंसेवी संस्था के नाम दान करना चाहता है, तो जी क्या उसकी वसीयत, उसको रजिस्ट्रेशन उसका जरूरी है उस वसीयत का? हेलो। जी, देखिए ये हाँ। दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं। पहली बात, विल की रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है? विल की रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि क्या आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, स्वयंसेवी संस्था को दान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, देयर इज नो बार ऑन दैट।
जी जी। तो उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, वैसे प्लेन पेपर पे भी हम नहीं, वो भी बिल्कुल 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 करते हैं। ठीक है बिल्कुल सर, जरूरत नहीं। That ठीक है। answers the question. Thank Thank- you again. कोई और क्वेश्चन है या आई थिंक इट्स ऑलरेडी 1:30, हम वाइंड अप करें सेशन? अगर कोई हाँ, और वेदराज गुप्ता। question- हेलो, हाँ एक जी, मेरा क्वेश्चन था, मैं रोहित अरोड़ा बोल रहा हूँ, ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि अगर जो विटनेसेस हैं, अगर उन दोनों की डेथ हो जाती है, जैसे आपने कहा कि कोई यंग लीजिए, सपोज अगर वो यंग नहीं होता और उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है विटनेस तो क्या वो चैलेंजेबल है? बोल रहे हैं ना ऑलरेडी। देखिए रोहित जी, चैलेंजेबल जैसा मैंने पहले बोला, चैलेंजेबल सब कुछ है। अब सवाल ये है कि चैलेंज अगर हो जाता है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। अगर आपके विटनेसेस दोनों अलाइव नहीं है एंड टेस्टेटर तो ऑब्वियसली अलाइव नहीं है, तो विल को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वन ऑफ द विटनेस हैज टू बी प्रेजेंट, दोनों में से एक विटनेस होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए, ये ब्लड रिलेशन में होना चाहिए विटनेस या आस पड़ोस के लोग होने चाहिए या? हाँ, कोई भी हो सकता है विटनेस, लेकिन आप कोशिश करिए ऐसा बंदा हो जो आपके कंट्रोल में हो, आपको जानता हो, फ्रेंड हो, नियर रिलेटिव हो, एम्प्लॉय हो, समवन हु कैन अपीयर फॉर गिविंग विटनेस इफ इट इज रिक्वायर्ड इन द कोर्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा सर। ऐसा लग रहा है बिल्कुल आमने सामने हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। थैंक यू, मैं थैंक यू, बहुत अच्छी तरीके से सर आपने समझाया हमें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। one question. मैं वेदराज गुप्ता। वेद प्रकाश गुप्ता जी, हाँ जी, पूछिए अपनी जी। question। मैं जानना चाहता हूँ, किसी के अगर 3 बच्चे हैं और वो एक बच्चे को सारी चीज प्रॉपर्टी देना चाहता है, तो कोई हो सकती है, इतराज हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन इस ऐसी सिचुएशन में क्या करें, आप तीनों बच्चों के नाम लिख दें उसमें विल में, और आप अच्छा, उसमें ये भी लिख दे कि मैं सिर्फ एक को देना चाहता हूँ और दोनों को नहीं देना चाहता। अपनी इंटेंशन क्लियर कर दे बिल्कुल। तो उनसे एनओसी लेने की जरूरत तो नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, आपकी प्रॉपर्टी है, कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू Can सर। you, one more question, just one more question. What is the Okay, this I'm is the last question that we are taking, please पूछ लीजिए, नाम बताएं, हेलो, question पूछिए। हाँ जी पूछिए। between मैं डॉक्टर प्रदीप codicil वशिष्ठ बोल रहा हूँ। डॉक्टर प्रदीप हेलो, वशिष्ठ, हाँ हाँ जी जी पूछिए डॉक्टर साहब। सर, जैसे कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और एफडी वगैरह में हर जगह उसी को मैं नॉमिनी कर रखा है, तो अब मुझे विल बनाने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। आपको देखिए टेक्निकली तो जरूरत नहीं है, बिकॉज जो विल के बेनिफिट्स थे वो क्या थे कि एक तो आपके परिवार में झगड़ा ना हो, दूसरा उनको लीगल हैसल ना हो, तो वैसे आपको जरूरत नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो। लेकिन अगर एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके बेटे के फेवर में है तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। आप एक डॉक्यूमेंट बना दे कि मैं अपने बेटे को सारा बिल कर रहा हूँ, नहीं, अदरवाइज इट इज नॉमिनी तो नॉट वो है। रिक्वायर्ड। उनके पास तो आनी ही है प्रॉपर्टी अल्टीमेटली, बेटे के पास तो आनी ही है। मान लीजिए आपके 2 बेटे हैं और आप नहीं, दोनों एक ही को है। नहीं, मान लीजिए आपके 2 है या किसी और के 2 बेटे हैं और दोनों को आपने इक्वली डिवाइड करना है। एक ही फ्लैट है आपको और बराबर जाना है दोनों को, तब भी विल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक विल बना देते हैं तो एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाती है उनके पास जो उनको आगे काम आ सकती है। ठीक, थैंक यू सर। जी, sir, what is the difference between will and codicil? बेसिकली कोडिसिल क्या होता है कि विल के साथ एक अटैच कर रखी है आपने डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि विल में माय एसेट्स आर गिवन इन अ सेपरेट कोडिसिल, वो आपने साथ में अटैच कर दी है, देन इट बिकम्स अ कोडिसिल। लेकिन ये एक्चुअली आज के डेट में ना थोड़ा रिडंडेंट ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है। आज की डेट में तो कोडिसिल कोई बनाता नहीं है, सिंपल एक विल बनाए, या चाहे वो 2 पेज में जाए चाहे 3 पेज में जाए, बिकॉज देन कोडिसिल का अलग अलग फॉर्मेलिटी आ जाती है। देन इट कोडिसिल आल्सो हैज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड इन द सेम मैनर एज अ विल। It means it's a separate document, not a It's a addendum. it's kind of addendum. It is a kind of addendum only along with the will. Which can be attached later on even at Later on subsequent also. time. Yes. अब मान लीजिए आपने will को amend करना है, then you can make a Suppose separate doc. Sorry. sorry, will को if suppose I'm residing outside Delhi
where this document is compulsory required to be registered. Okay. That event, am I required to register codicil also along with the? देखिए I believe दिल्ली का तो I am 100% sure. दिल्ली के बाहर का I am 99% sure. रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज रजिस्ट्रेशन एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया. अब किसी स्टेट ने अगर स्पेशल लॉ बना रखा है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. और अगर रजिस्ट्रेशन विल की जरूरी है तो कोडिसिल की भी जरूरी है. ठीक है, थैंक यू सो मच करण सर. आई थिंक वी शुड वाइंड अप द सेशन. इट्स ऑलरेडी 1:35. Sir, my very short question is, I want to ask, answer your honor. वो सर यदि लाइफ इंटरेस्ट वाइफ को दिया हुआ है तो प्रॉपर्टी सेल कर सकती है? क्या दिया हुआ है? लाइफ इंटरेस्ट विल में दिया हुआ है वाइफ को तो नो 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 सेल नहीं कर सकती. नहीं कर सकती. यस, थैंक यू. थैंक यू. आई थिंक वी कांट टेक एनी मोर क्वेश्चंस. करण सर, आपका लेक्चर और आपका टॉक. एक चीज और बता दीजिए, हमारे एरिया में एक प्लॉट है जिसमें एक बुजुर्ग लोग रहते थे, अब उनकी डेथ हो गई है, अब उनका कोई आगे वारिस नहीं है सर, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? सर बाकी के क्वेश्चंस आप हमें लिख के ईमेल करिएगा. वी कांट टेक एनी मोर क्वेश्चंस. किरण सर हैज एन अर्जेंट मीटिंग टू अटेंड एंड क्वेश्चंस का सिलसिला तो आई एम श्योर जारी रहेगा बिकॉज इतना कुछ हमें आज जानने को मिला अबाउट बिल्स. आई थिंक मुझे भी कुछ ऐसी चीजें जो नहीं पता थी जो आपके टॉक के बाद आज पता चली. सर थैंक you so much for joining us today. Thank you. Valuable time, and hopefully we'll keep on calling you for more such sessions. It'll be my pleasure. I'm so thankful for having me. Thank you, sir. This session has been recorded. मैं सबकी information के लिए बता रही हूँ. ये session record करा गया है और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के YouTube चैनल पे we'll put this video. तो अगर कुछ छूट गया आपका जो सर ने बताया या कोई क्वेश्चन का आंसर आप अभी नहीं समझ पाए हैं तो फिर से आप देख पाएंगे सर को इन अ रिकॉर्डेड वर्जन ऑन YouTube. और पीपीटी भी हम सर की शेयर कर देंगे आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Thank you, ma'am. Thank you for having me. It was a pleasure.